आज बात करते हैं भारत के मुसहर समुदाय की, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है व्यवस्थागत बहिष्कार की और साथ ही गहरे लचीलेपन की भी। किसी आंकड़े या रिपोर्ट से पहले चलिए एक तस्वीर से शुरू करते हैं। एक ऐसी तस्वीर जो इस पूरी कहानी का सार बयां करती है। सोचिए, जंग लगी लोहे की छड़ें और उन पर टिकी दरारों से भरी कंक्रीट की छतें। ये सिर्फ एक घर नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। तो आज की हकीकत को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा, अतीत में। और इसकी शुरुआत होती है इस समुदाय के नाम से ही, क्योंकि नाम में बहुत कुछ छिपा होता है। मुसहर, ये शब्द भोजपुरी के दो शब्दों से बना है। मूस यानी चूहा और अहर यानी खाने वाला, मतलब चूहा खाने वाला। जरा सोचिए, एक पूरे समुदाय की पहचान इस एक नाम से जुड़ी है। एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक सामाजिक कलंक बन गया और जिसका इस्तेमाल अक्सर उनके साथ होने वाले भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया गया। लेकिन क्या हो अगर इस नाम की कहानी कुछ और हो? एक दूसरी व्याख्या भी है जो कहती है कि ये मुसहर नहीं बल्कि मसूहेरा थे, यानी मांस खोजने वाले। एक गर्वित शिकारी संग्राहक पहचान जो शायद कहीं खो गई जब उन्हें खेती और मजदूरी के काम में धकेल दिया गया। और ये जो हाशिए पर रखने की कोशिश थी, ये कोई संयोग नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान तो इसे बाकायदा एक नीति बना दिया गया। देखिए, एक ब्रिटिश अफसर ने क्या लिखा था कि अगर इन्हें शिक्षा दी गई तो ये अपनी जाति और काम से घृणा करने लगेंगे। मतलब साफ था, उन्हें उनकी आर्थिक भूमिका में ही कैद रखना था। इस पूरे इतिहास का असर आज के आंकड़ों में साफ झलकता है। और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये जिंदगियों की कहानी कहते हैं। सिर्फ बिहार की बात करें तो मुसहर समुदाय की आबादी 40 लाख से ज्यादा है। ये राज्य की आबादी का 3% से ज्यादा हिस्सा है। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद ये हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों में भी एक तरह से भूला हुआ बहुमत है। अब जरा उन आंकड़ों को देखते हैं जो दिखाते हैं कि ये बहिष्कार कितना गहरा है। 99.55%, मतलब लगभग 100% लोगों के पास अपना कोई वाहन नहीं है, एक टू व्हीलर तक नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अपने गांव या टोले तक ही सीमित हैं, बेहतर मौकों की दुनिया से कटे हुए। ये बंधन सिर्फ आने जाने तक सीमित नहीं है, बात घर तक आती है। सबसे बुनियादी जरूरत 74% लोग, यानी 3/4 से भी ज्यादा आबादी झोपड़ियों या टिन शेड जैसे असुरक्षित घरों में रहती है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये हर मौसम हर रात का एक जीता जागता संघर्ष है। और फिर बात आती है आर्थिक सुरक्षा की। सरकारी नौकरी यानी एक स्थिर रोजगार जानते हैं कितने लोगों के पास है? सिर्फ 0.26%। ये संख्या इतनी छोटी है कि इसे लगभग ना के बराबर ही माना जा सकता है। ये दिखाता है कि सिस्टम के दरवाजे इनके लिए लगभग पूरी तरह से बंद हैं। और ये जो असुरक्षित घर है ना, ये सिर्फ असुविधा की बात नहीं है, ये असल में जान का खतरा है। जरा सोचिए, मॉनसून में खेतों से सांप घरों में घुस आते हैं और सांप के काटने से मौतें होती हैं। ये एक रोज का डर है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? ये हालात बदलते क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा है उस सिस्टम में जो कागज पर तो मदद के लिए बना है, पर असलियत में अक्सर नाकाम हो जाता है। एक उदाहरण देखते हैं, सरकारी राशन का। कागज पर तो प्रक्रिया बहुत सीधी है। राशन कार्ड के लिए अर्जी दो, सरकार कार्ड जारी करेगी और फिर रियायती दाम पर अनाज मिलेगा। सुनने में तो ये एक जीवन रेखा जैसा लगता है, लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है। ये कहानी है भ्रष्टाचार की, जहां सबसे जरूरी मदद पाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। जो चीज उनका हक है उसके लिए भी उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है, ये एक आम कहानी है। सोचिए, राजधानी से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर एक गांव में महादलितों के लिए बनी योजनाएं 18 साल बाद भी अधूरी पड़ी हैं। पैसा कहाँ जाता है, विकास क्यों नहीं होता, ये सवाल अक्सर हवा में ही रह जाते हैं। भ्रष्टाचार तो एक पहलू है, इसके अलावा एक और गहरी समस्या है सामाजिक भेदभाव की। ये इतना फैला हुआ है कि रोजमर्रा की जिंदगी के हर हिस्से में नजर आता है। जैसे कि उन्हें घरों में मरम्मत के काम के लिए नहीं बुलाया जाता। स्कूलों में 95% बच्चे मुसहर हैं, पर एक भी रसोइया उनके समुदाय से नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर गांव के फैसलों तक हर जगह उन्हें बाहर रखा जाता है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद इस कहानी का एक और पहलू है, और वो है
इस समुदाय का जबरदस्त लचीलापन और अपनी पहचान को बचाए रखने का संघर्ष। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। याद है वो नाम, चूहा खाने वाला? अब ये प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन ये किसी सामाजिक सुधार या सांस्कृतिक बदलाव की वजह से नहीं हुआ। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार से मुफ्त राशन मिलने लगा। मतलब जब एक बुनियादी आर्थिक जरूरत पूरी हुई तो जिस चीज को कलंक माना जाता था वो अपने आप खत्म हो गई। इनकी अपनी एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत भी है जो मुख्यधारा से काफी अलग है। ये कुल पूजा करते हैं, जो एक तरह से पूर्वजों की पूजा है। कुछ रस्मों में लोग उबलते दूध से नहाते हैं। पूजा और शादियों में शराब का भी इस्तेमाल होता है। दुख की बात यह है कि उनकी ये मौखिक परंपराएं, लोक कला और संगीत कभी ठीक से दर्ज ही नहीं किए गए और अब इनके खो जाने का खतरा है। तो अब सवाल आता है कि आगे का रास्ता क्या है? और ये रास्ता सिर्फ मदद या दान का नहीं है। ये रास्ता है हक का, एजेंसी का और असली बदलाव के लिए संघर्ष का। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। देखिए, इसी समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी रहे और आज केंद्र में मंत्री भी हैं। इससे समुदाय को पहचान तो मिलती है, वो एक बड़ा वोट बैंक भी बनते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर मिली इस पहचान का फायदा जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। जो स्थानीय स्तर पर भेदभाव की जड़ें हैं वो वैसी की वैसी ही हैं। तो फिर उम्मीद कहाँ से आती है? उम्मीद आती है जमीनी स्तर से। डॉक्टर भावेश जैसे कार्यकर्ता हैं जो शिक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कई संगठन हैं जो लोगों को उनके हक दिलाने में मदद कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर मुसहर महिलाएं हैं जो मुश्किल हालात में भी घर चला रही हैं, कमा रही हैं। ये वो साहस है जो हार मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब सिर्फ मदद या राहत काफी न हो, तो फिर असली न्याय कैसा दिखता है? वो कौन सी चीज है जो एक इंसान को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिला सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।